हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रोप टॉक हियर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूजीसी एंड सीएसआई नेट, और कौन से स्टूडेंट इनको दे सकते हैं। क्या साइंस वाले स्टूडेंट यूजीसी नेट दे सकते हैं, और देना है तो कौन से सब्जेक्ट में देना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एग्जाम्स के बारे में ही। सबसे पहले हमें नाम से ही पता चल रहा है सीएसआई नेट कौन कंडक्ट करा रहा है, सीएसआईआर कंडक्ट कराता है। एंड यूजीसी नेट कौन कंडक्ट कराता है, यूजीसी कंडक्ट कराता है। फुल फॉर्म क्या होती है दोनों की? सीएसआई मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इससे अलग जो यूजीसी है उसकी क्या होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और नेट क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो किसी ना किसी चीज़ की तो एलिजिबिलिटी देगा। ये किस चीज़ की एलिजिबिलिटी देता है? जो सीएसआई नेट है वो क्या कर रहा है, या फिर यूजीसी नेट क्या कर रहा है, दोनों ही हमें जेआरएफ की एलिजिबिलिटी देते हैं। एंड सेकेंडली हमें देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। मतलब अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में। ठीक है। अब सीएसआर नेट मोस्टली होता है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, एंड यूजीसी नेट किसके लिए होता है, ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए। अब क्या साइंस वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं? इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो ये सबसे पहले हम जानेंगे कि कंडक्टिंग बॉडी हमने जान लिया है। एक और चीज़ जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, चाहे वो सीएसआर नेट है चाहे यूजीसी नेट है, दोनों ही एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराता है। एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। मोस्टली गवर्नमेंट एग्ज़ाम यही कंडक्ट कराती है, लेकिन सब एग्ज़ाम यही कंडक्ट नहीं करा रही है। ठीक है। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कभी मैं डिफरेंट वीडियो अपलोड करूँगी। सो यस, सबसे पहले हमने जान लिया कि एग्ज़ाम में जो नाम है उसमें डिफरेंस क्या है। अब इसको क्वालिफाई करेंगे तो हमें क्या होता है, ठीक है। एक तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, दूसरा हमें जेआरएफ मिल सकता है। अब जेआरएफ लेने के लिए हमें क्या करना होगा, पीएचडी में एनरोल होना पड़ेगा। और उसके बाद गवर्नमेंट हमें क्या कर देती है, फेलोशिप देती है, जो भी कंडक्टिंग एजेंसी है। जैसे कि अगर हम सीएसआर नेट क्वालिफाई करते हैं, उसका जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, तो हमें जो फेलोशिप देगी वो कौन देगा, सीएसआईआर देगा। और अगर हम यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो जो फेलोशिप हमें मिलेगी वो कौन देगा, यूजीसी देगा। इससे अलग कुछ और इंस्टीट्यूट भी हैं जो क्या करते हैं, जेआरएफ कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि आईसीएमआर एंड आईसीएआर। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ, आईसीएआर क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। एलएस एक और इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है, आईसीएआर दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बट उसके बाद आप सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। सो आप ये देख रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे इन दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है सीएसआर नेट के लिए। सो सबसे पहले लाइफ साइंस, ठीक है। उसके लिए आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी आपकी, यानी कि जो आपकी एमएससी है वो किस में होनी चाहिए, लाइफ साइंस में होनी चाहिए। देन केमिकल साइंस के लिए आपको एक डिग्री होनी चाहिए एमएससी में, ठीक है। एमएससी की या फिर बीएस की या बीटेक की या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए कोई भी केमिस्ट्री में। अर्थ साइंस के लिए आपको परस्यूड होना चाहिए एमएससी, बीएस, एमएस, बीएस 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, बी फार्मा, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड फील्ड जो हो अर्थ साइंस से, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल में आपके पास एमएससी, बीएसएमएस, बीएस, बीटेक और एनी इक्विवेलेंट डिग्री इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिकल साइंस। देन फिजिकल साइंस में आपको क्या होना चाहिए, एमएससी फिजिक्स होना चाहिए या फिर बीएसएमएस होना चाहिए इन फिजिक्स, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए विद रिक्वायर्ड परसेंटेज। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना होता है, 55% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी, चाहे आप यूआर हैं चाहे ईडब्ल्यूएस हैं। और बाकी कैटेगरीज़ के लिए कितना होना चाहिए, 50 एंड 45%। अब एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जो मैक्सिमम एज लिमिट रहती है जेआरएफ के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए, जेआरएफ के लिए अगर आप अप्लाई करें तो अपर एज लिमिट आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाए। मतलब 28 तो है ही अपर एज लिमिट, बट 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप SC ST या PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं। और अप टू 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप OBC कैंडिडेट हैं। उसके बाद कोई भी एज लिमिट नहीं है लेक्चरशिप के लिए, चाहे आप UGC नेट के लिए अप्लाई करें या CSR नेट के लिए अप्लाई करें। यहाँ पर दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन, फीमेल के लिए 5 ईयर्स का, SC के लिए 5 ईयर्स का, ST के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, एंड PWD के लिए 5 ईयर्स का। UGC नेट का जो क्राइटेरिया है वो भी वही है, ठीक है। 55% मार्क्स आपको चाहिए होगा मास्टर डिग्री के एग्ज़ाम में। रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको 5% का
ठीक है, अगर आप SC/ST कैटेगरीज़ को बिलोंग करते हैं या फिर OBC को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट हैं वो रिज़र्व कैटेगरी में, उनको 50 यानी कि 50% मार्क्स ही चाहिए होंगे उनके मास्टर्स डिग्री में। कैंडिडेट क्या है, उनको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इक्विवेलेंट जो भी स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, या रिलेवेंट जो स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट जिस भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, सोशल साइंस वाली की सोशल साइंस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक साइंस की इलेक्ट्रॉनिक साइंस में, कंप्यूटर साइंस की कंप्यूटर साइंस में, जो भी अदर सब्जेक्ट आप जिनके लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आपकी मास्टर डिग्री होना कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट है एज लिमिट। आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं फॉर JRF, ठीक है, स्पेशली UGC नेट JRF, तो ये इस बार वाला लिया है मैंने 1 जून 2022 वाला। ठीक है, तो इसमें क्या था, आप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 31 ईयर्स से इस एग्ज़ाम्स के लिए। ऊपर से आपको कैटेगरी रिलैक्सेशन भी कुछ मिलता है, जैसे कि आप SC/ST OBC PWD या ट्रांसजेंडर है तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फीमेल कैटेगरी में है तो 5 ईयर्स का मिलेगा। कैंडिडेट हैविंग रिसर्च एक्सपीरियंस तो 5 ईयर्स का आपको मिल सकता है। कैंडिडेट जो होल्ड कर रहा है LLM उनको 3 ईयर्स का, और कैंडिडेट जो कि आर्म्ड फोर्स में उनको भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में। सो जो UGC नेट है, मैंने आपको बताया था ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स एंड आर्ट्स सभी के लिए होता है, तो इसके सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो टोटल 84 सब्जेक्ट्स में ये कंडक्ट होता है। वेयरएज इन साइंस, ठीक है, जो CSR नेट कंडक्ट हो रहा है सिर्फ साइंस के लिए हो रहा है, और ये 5 सब्जेक्ट्स में आते हैं: केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड केमिकल साइंस। तो ये ओनली 5 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट हो रहा है, जबकि जो UGC नेट है वो क्या है, ज़्यादा सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होता है। अब हम जानिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है। दोनों का ही एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, MCQ बेस्ड होते हैं, बट CSR नेट एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर आता है, एंड UGC नेट में 2 पेपर होते हैं। बट अब दोनों को ही क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, मतलब एक साथ ही होते हैं, बट ड्यूरेशन अलग अलग रहता है। CBT मोड में ही होते हैं दोनों एग्जामिनेशन। तो UGC नेट में क्या होता है कि एक टाइम में सिर्फ एक पेपर खुलता है, उसके बाद जब वो टाइम ड्यूरेशन पूरा होता है तो कोई ब्रेक बीच में नहीं दिया जाता है, डायरेक्टली दूसरा पेपर शुरू हो जाता है। तो एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इनके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो पहले जान लेते हैं CSR नेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो ये टोटल 3 पार्ट्स में होता है। जो एग्ज़ाम होता है पेपर एक ही होता है, बट होता 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा, जनरल एप्टीट्यूड, सब्जेक्टिव जो पेपर होता है उससे रिलेटेड, एंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट या फिर साइंटिफिक एप्टीट्यूड। जो जनरल एप्टीट्यूड होता है उसमें टोटल मार्क्स होते हैं 30, सब्जेक्टिव पेपर के 70, एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड जो होता है उसके 100 मार्क्स होते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं जनरल एप्टीट्यूड में टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव पेपर में 25 से 50 आते हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है। एंड साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट या साइंटिफिक एप्टीट्यूड वाला है उसमें 30 से लेकर 75 सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि लाइफ साइंस वाले में कितने आते हैं, 75 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 25 हमें करने होते हैं। सो यस, जो मार्क्स होते हैं हर एक करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है, वो कितने मिलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड में टोटल कितने मिलते हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, जो सब्जेक्टिव वाला पेपर है उसमें 2 से लेके 3.5 सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मार्क्स होते हैं। एंड जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट वाला होता है उसमें 4 से लेके 5 मार्क्स तक होते हैं एक आंसर के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1.5 की होती है जनरल एप्टीट्यूड में, सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी में। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी 0.5 से लेके 0.875 तक रहती है। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि कौन से वाले सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट वाला जो सेक्शन C होता है, ठीक है, उस या फिर पार्ट C है, उसमें क्या होता है 1 से लेके 1.32 की रहती है, मतलब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होती है ये भी। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं अटैम्प्ट करने के लिए, वो फर्स्ट वाला जो सेक्शन होता है या फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है उसमें हमेशा 15 होते हैं, 2 मार्क्स का एक था, इसीलिए टोटल मार्क्स 30 हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट था टोटल मार्क्स उसमें 70 रहते हैं, बट सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं, 20 से लेके 35 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। जो पार्ट C है या फिर थर्ड पार्ट है उसमें आपको क्या करना होता है, 20 से लेके 25 क्वेश्चंस तक अटेंड करने होते हैं। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रहते हैं, कुछ में 25 करने होते हैं, कुछ में 20 करने होते हैं आपको। इसके बाद जो इसका UGC का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो किस तरीके का रहता है, 2 पेपर होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड कॉमन होता है सभी के लिए, जितने भी 84 डिसिप्लिन के एग्ज़ाम्स हैं। एंड जो कैंडिडेट है
वो जो सब्जेक्ट चूज़ करता है वो वाला पेपर सेकंड होता है। फर्स्ट वाले में कितने आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। और सेकंड वाले पेपर में कितने आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। इसमें कितने आते हैं, टोटल 2 पेपर होते हैं, ठीक है। जबकि जो सब्जेक्ट रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, जर्नल एप्टीट्यूड और जो भी कैंडिडेट ने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो। जो जर्नल एप्टीट्यूड है वो सभी के लिए कॉमन रहता है, और 84 डिसिप्लिन के लिए। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो फर्स्ट सेक्शन में या फर्स्ट पार्ट में कितने होते हैं, 50 होते हैं। एंड जो सब्जेक्टिव वाला होता है, मतलब जो सब्जेक्टिव नहीं, जो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। और जो मार्क्स रहते हैं, जर्नल एप्टीट्यूड 100 मार्क्स का आता है, और जो सब्जेक्ट वाला आपने चूज़ किया है वो जो पेपर होता है उसके 200 रहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे करियर एंड स्कोप। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इसके बाद आप एलिजिबल होते हैं जेआरएफ के लिए। अगर आपको जेआरएफ मिलता है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलएस या जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं, तो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको फेलोशिप तो नहीं देंगी, बट पीएचडी के लिए एलिजिबल मानती हैं। कुछ जो करियर स्कोप होते हैं वो डिफरेंट भी होते हैं, जैसे कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद एलिजिबल होते हैं यूजीसी कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट में। जबकि सीएसआर नेट क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं सीएसआर रिसर्च लेबोरेटरीज़ में वर्क करने के लिए, या फिर साइंस लेबोरेटरीज़। इससे अलग भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे आईआईटी भी प्रेफर करती है सीएसआर नेट को। इससे अलग बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आईसीएमआर, आईसीएआर, ये सभी भी फेलोशिप देते हैं सीएसआर नेट कैंडिडेट्स को। इससे अलग जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिसर्च लैब इस्टेब्लिश कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ठीक है। और साथ साथ आपको स्ट्रिक्टली जो भी लेबोरेटरी से रिलेटेड गाइडलाइंस होती हैं उनको भी फॉलो करना होता है। और अगर आपके पास सीएसआर नेट या यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है लेक्चरशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में, तो आप बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एंड अगर आप यूजीसी नेट या सीएसआर नेट कैंडिडेट हैं तो आप सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो भी आपको पहले प्रायोरिटी देती हैं इस पोस्ट के लिए। साथ साथ ही आपकी सीवी को भी और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाता है। जब भी आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो आपको एक अच्छा कैंडिडेट माना जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करके आए हैं। उसके बाद नेक्स्टली हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या सीएसआर नेट वाले स्टूडेंट्स यानी कि साइंस वाले स्टूडेंट भी यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, वो कर सकते हैं। कैसे, आप इन्वायरमेंटल साइंस जो है, क्योंकि वो एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, तो आप इन्वायरमेंटल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं चाहे आप साइंस स्टूडेंट भी हैं तो। सो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है रिगार्डिंग यूजीसी नेट एंड सीएसआर नेट। उससे अलग मैंने आपको कुछ और नेट एग्जाम या फिर जेआरएफ एग्जाम्स के बारे में बताया, जैसे कि आईसीएआर एंड आईसीएमआर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इससे ही रिलेटेड और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।